हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे मॉक टेस्ट पसंद आ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। दोस्तों, ये बात आप मान के चले, लिख के ले सकते हैं कहीं भी कि आपको 100 मॉक टेस्ट हम करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इनमें कोई पैसा नहीं लगता। डेली सुबह 8 बजे आपको प्रीमियर मिलेगा। प्रीमियर में फायदा क्या है कि साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि लाइव में हमारे पास अभी सेटअप नहीं इतना कि हम आपको साइड में क्वेश्चन दिखा सके, इसलिए हम प्रीमियर आपके लिए लेके आते हैं। इसमें वीडियो क्वालिटी भी अच्छी रहती है और क्वेश्चन भी आपको साइड में दिखता है, तो ज्यादा आप समझ पाते हैं चीजों को, ठीक है दोस्तों। और जब तक आपका एग्जाम होगा दोस्तों, तब तक आपके 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे और आप 1500 क्वेश्चन मैथ के और 2500 क्वेश्चन रीजनिंग के, 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के और लगभग 5000 क्वेश्चन जीके के डिस्कस कर चुके होंगे। जी हां दोस्तों, हर मॉक टेस्ट में आपको पता है कि अलग अलग पोर्शन से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो एग्जाम तक जब 100 मॉक टेस्ट करवाएंगे तो गुणा में 100 कर लीजिए, जितने क्वेश्चन आएंगे इतने क्वेश्चन हम आपको लगभग यहां पे प्रैक्टिस करा चुके होंगे। और आपकी तैयारी, खुद की थ्योरी कहीं से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़िए। बस हमारा प्रयास ये है कि हम आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि चाकू, केवल चाकू होने से काम नहीं चलेगा, उस चाकू में धार का होना, उसका तेज होना भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 28 लाख 29 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले रिटर्न है और रिटर्न में ही सारी की सारी जो भीड़ है उसको बाहर भी करना है दोस्तों, ठीक है। तो जो बच्चा कंपटीशन को फाइट करना चाहता है यहां पे, वो अपनी तैयारी को बूस्टअप करना स्टार्ट कर दे। ये इस इंतजार में ना रहे कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या बाद में हम कर लेंगे। टाइम है, चला जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम आपको डेली, इससे आपका रूटीन भी बना रहेगा। भी डेली सुबह 8 बजे होम ट्यूशन चैनल पे मॉक टेस्ट आने वाला है, वो अटेंड करना ही करना है। बाद में आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो क्लास अटेंड कीजिए और डेली सुबह 8 बजे आके आपको हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल मॉक टेस्ट पूरे 100 नंबर का अटेंड करना ही करना है। अपना टाइम टेबल बना लीजिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको वॉच कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 3। स्टार्ट करने से पहले इतना ही करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करें ताकि वीडियोज का नोटिस आप तक जाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं हैं जो 175 से पूरी तरह से भाग जाती हैं दोस्तों। और आपको यहां पे लगभग 8 संख्याएं लिख कर दे रखी हैं। आपको ये पता करना है कि कौन सी संख्या 175 से पूरी पूरी भाग जाती है दोस्तों। तो क्या यहां पे 175 से भाग देख के देखेंगे? नहीं, हम यहां क्या करेंगे, भाज्यता का नियम का प्रयोग करेंगे। एक बात बताइए, अगर इनमें से कोई संख्या, मैं यहां पे संख्याएं लिख लेता हूं 500, ठीक है, और 875 ताकि आसानी रहे आपको, और 1575, एक संख्या है 1915, ठीक है, 2625, 2850 और 3325 और 4335, ये संख्याएं हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 175 से भाग जा रही है तो इसका मतलब वो 25 से भी भाग जानी चाहिए, वो 7 से भी भाग जानी चाहिए दोस्तों। बात आ रही समझ में? अब आपको 25 का भाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 25 का भाज्यता का नियम यह है कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 नंबर, 2 अंक हैं, वो 25 से भाग जानी चाहिए। 5 का क्या रूल है? आखिरी का एक अंक 0 या 5 होना चाहिए। 25 का क्या रूल है? आखिरी के 2 अंक 25 से पूरे पूरे भाग जाने चाहिए। तो यहां पे 25 का भाज्यता का नियम देखें तो क्या यह संख्या 25 से भाग जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। क्या यह संख्या 25 से भाग जाएगी? नहीं जाएगी। आखिरी के 2 अंक क्या 25 से भाग जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये जाएगी, ये जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी और ये भी जरूरी। हमने 25 के भाज्यता का नियम से 2 संख्याओं को एलिमिनेट कर दिया। अब अन्य जो संख्याएं हैं उनमें कैसे पता करें कि वो संख्या 175 से भाग जाएगी या फिर नहीं जाएगी? तो दोस्तों, आप 7 का भाज्यता का नियम और चेक कर लें। 7 का भाज्यता का नियम क्या है कि जैसे मान लीजिए 26 25 लिखा हुआ है, मैं एक बार बताना चाहूंगा।
तो हम यहां पे क्या करेंगे, राइट साइड से तीन तीन संख्याओं के पेयर बनाएंगे। अब तीन संख्याओं का पेयर बना दिया, अब यहां तो पेयर नहीं बनेगा तो इसके आगे 2 जीरो बना लो अपनी मर्जी से, और इनका क्या लो, अंतर लो। क्या लेना है, इनका अंतर। तो आप 625 में से 2 घटाओगे, कितना बचेगा, 623 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये अंतर 7 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या भी 7 से भाग जाएगी, अन्यथा भाग नहीं जाएगी। बात आ गई समझ में। क्या करेंगे, कोई भी संख्या है उसमें तीन तीन का पेयर बनाएंगे। 7 का भाजकता का नियम मैं बता रहा हूं। संख्या में पहले तीन तीन अंकों का पेयर बनाएंगे, फिर उस पेयर का अंतर लेंगे, उस अंतर को चेक करेंगे कि वो 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर अंतर 7 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या 7 से भाग जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। तो यहां पे 625 में से 2 घटाया, कितना बचेगा, 623। क्या 623 7 से भाग जाता है, तो 7 2 8 56 और 7 9 63, मतलब ये संख्या 7 से भाग जाएगी। इसकी बात करें तो क्या 507 से भाग होगा, नहीं होगा। तो ये संख्या आपकी एलिमिनेट होगी। 875 है, इसमें तो 3 ही अंक है, तो इसको डायरेक्ट चेक कर लीजिए, 7 का भाजकता का नियम, तो ये भी संख्या 7 से भाग जाएगी। क्या ये जाएगी, तो इसमें 574 चेक कर लेंगे। अरे एक घटा देंगे ना, तो 574, 7 तो 8 56, 7 दूनी 14, ये संख्या भी 7 से भाग जाएगी, ये तो जाएगी ही जाएगी। अब यहां पे 322, तो 7 चौक 28, 7 छक्के 42, ये भी जाएगी। 848, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये संख्या 7 से भाग नहीं जाएगी। तो 1 2 3 4, कुल 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाग जाएंगी। तो इसका मतलब ये संख्याएं 175 से भी भाग जाएंगी। एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 175 से भाग जा रही है तो वो संख्या 175 के फैक्टर से भी, हर फैक्टर से भी भाग जाएगी। इसलिए 7 है वो 175 का फैक्टर है, इसलिए हमने 7 का भाजकता का नियम चेक किया। 25 जो कि 175 का फैक्टर है, तो 25 का भी हमने नियम चेक किया। आप 5 का भी कर सकते थे, लेकिन 5 से तो ये सारी ही संख्याएं भाग जा रही हैं, इसलिए 5 से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाते। इसलिए आपको करना क्या था, डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मैंने 25 का भी आपको नियम समझाया। आप 25 से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, 2 संख्याओं को। आप डायरेक्ट 7 का चेक करिए, 7 का नियम चेक करने पर आपको जल्दी आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। ये मैंने समझाया है इसलिए आपको ये बताया है, नहीं तो डायरेक्ट 622, 848, 322 इनको भाग दे के देखना था, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आएगा, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 175 से भाग जाती हैं। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1/5 और 2/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होता है, और आपको ऑप्शन दिख रहे हैं 4। तो चारों ऑप्शनों में आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों, जो इनका डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या है, 1000 है। और 1000 हर लाने के लिए आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा। आपके पास एक संख्या है आपकी 1/5 और दूसरी है 2/5 दोस्तों। अब नीचे मुझे 1000 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे मुझे 200 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या मेरे घर की सरकारी है, सरकार मेरे घर की तोड़ी है कि नीचे नीचे मैं 200 का गुणा कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 200 का नीचे ही नहीं गुणा, आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां भी 200 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 200 से गुणा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी 200/1000, या क्या बनेगी भाई 400/1000। बात आ गई समझ में। अब आप देखिए दिए गए ऑप्शन में कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो इनके बीच में पड़ेंगी, बस इतना काम है। क्योंकि हर समान है तो आपको केवल अंश देखना है। पहला है 262 और 275, 262 और 275 इनके ही बीच में पड़ती हैं। ऑप्शन बी 362 है, बिल्कुल सही, लेकिन 562 400 से ज्यादा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार सी भी नहीं हो सकता। डी वो तो 200 से नीचे ही है, तो यहां पे आएगा 262 और यहां पे आएगा 275/1000। ये 2 परिमेय संख्याएं हैं जो इनके बीच में पड़ेंगी, तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है,
जरा गौर कीजिए और दिमाग लगाइए, आप इस सवाल को कैसे सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्या नजर आ रहा है, ये 0.5 का फोर्थ रूट है, यानी पावर 4 है, और -0.4 का पावर 4 है, नीचे इनका 2 + 2। तो आपको क्या फॉर्मेट नजर आ रहा है? मुझे तो भाई ये नजर आ रहा है a का 4 -b का 4 और बटे क्या है दोस्तों, a² प्लस में b², यही तो है। अब आप इसको खोल लेंगे, एक बात बताइए, अगर आपका ऐसा होता a² - b² होता तो इसको कैसे ओपन करते? आप जानते हैं a + b और a - b, ऐसे तो ओपन करते। अगर यहां पे 4 ना होता 2 होता तो आप ऐसे ओपन करते। अब यहां पे क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। अगर यहां 4 है तो यहां पे क्या जाएगा, 2 2 नहीं आ जाएगा क्या? बात आ गई समझ में? तो इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, a² प्लस में b²। ठीक है, एक तरफ क्या आएगा, a² में b² और बटे क्या है दोस्तों, a² प्लस में b²। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा दोस्तों, a² - b²। आप जानते हैं a² b² का मतलब होता है a + b और a - b। तो यहां पे a क्या है दोस्तों, 0.5 है, b क्या है दोस्तों, 0.4 है, रख दीजिए। तो 0.5 प्लस में 0.4 और एक तरफ आएगा 0.5 - 0.4, तो यह आएगा 0.9 इंटू 0.1। तो क्या आएगा, 9 गुणा में 9 एकम 9, तो 0.9 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, लास्ट में कमेंट कर रहे हैं, सर पेपर बहुत ईजी करवा रहे हो, 85 नंबर आ रहे हैं, 86 नंबर। ये सवाल मैं आपको लाइव सॉल्यूशन देख के बता रहा हूं ना, इसलिए आपको ये लग रहा है कि शुरुआत में आपको अगर इतना ही भरोसा अपने आप पे तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सोल्व कीजिए, फिर आंसर मिलाइए कि आपका सही था या गलत था। आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सवाल शुरू में तो लगता है कि नहीं होगा, और जैसे जैसे मैं समझाता हूं आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा। तो ऐसे मत करो, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, नहीं आता तो हम समझा रहे हैं, लेकिन कोशिश करो ईमानदारी के साथ, आपको खुद आपको अपने आप को एनालिसिस करना है कि ये सवाल वास्तव में मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बात आ गई समझ में? अगर आपको लगता है कि कर पाऊंगा तो करो फिर, और आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो पेन कॉपी उठाइए, करके देखिए, तब आपको रियलिटी पता लगेगी। कई बार क्या होता है कि सवाल हम समझा रहे हैं आपको लगता है कि सवाल आसान है, मैं कर ही लूंगा, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात आ गई समझ में? कॉपी पेन उठा के फिर सोल्व कीजिए, फिर आंसर मिलाइए, फिर आपको रियलिटी आपको पता लगेगी कि हाँ वास्तव में आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बात आ गई समझ में? चलिए अगला जो सवाल दे रखा है यहां पे है, ये लैडर फ्रैक्शन है। तो यहां पे दे क्या रखा है दोस्तों, 1 सही 1/2 है, बटे 1 प्लस में 1/4 है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 4 एकम 4 और 1 5/4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/4 आएगा। यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अब ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 के गुणा में, 5 एकम 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, अब 9/5 है, ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, इसके मल्टीपल में, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 3/2 है, गुणा में 5 है और बटे 9 है। ठीक है, तो बटे 9 का मतलब क्या है, इसको सोल्व कर लीजिए, 5 15, 15/2, भाग में क्या आएगा, अब भाग में 9 है तो 9/1 का मतलब 1/9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये 5/6, 5/6 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सीजीएल में भी आता है, सीजीएल टीयर 2, सीजीएल टीयर 1, सीपीओ में, हर जगह सवाल आपको देखने को मिलता है। तो ये सवाल आपको दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिल सकता है। दे क्या रखा है आपको दे रखा है √3 प्लस में 1, √3 - 1 प्लस में √3 - 1 और √3 प्लस में 1, ये आपको दे रखा है। इसका मान आपसे पूछा है, तो पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, इधर वाले को।
तो भाई √3 प्लस में 1 और √3 माइनस 1, हर का परमेकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, प्लस से करेंगे ना तो अपोजिट साइन से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या ये √3 + 1 का स्क्वायर नहीं लिख रहा आपको, और नीचे रूट से रूट कट जाएगा तो 3 - 1 आएगा यहां पे। इसको सोल्व करेंगे तो √3 प्लस में √3, अरे a² प्लस में b² प्लस में 2ab तो होता है, यही तो होता है इसका सूत्र। तो a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस में 2 × √3 × 1, यही तो होगा इसका सॉल्यूशन, और बटे में क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो इसको, 3 और 1 4, 4 प्लस में 2 √3 आएगा, बटे में क्या है, 2 है। तो आप जानते हैं ये 2 है, ये दोनों के साथ है, या आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, आप 2 कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा 2 प्लस में √3, ठीक है, बटे क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 2 प्लस में √3 बचेगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे इधर वाले को तो आपके पास बचेगा 2 प्लस में √3। इधर क्या है, यहां पे प्लस था तो ये प्लस वाला आया है, यहां पे माइनस है तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2 - √3, इतनी बात है। और बीच में किसका निशान है, प्लस का, रख दीजिए 2 प्लस में √3, प्लस का निशान है तो सिंबल चेंज होंगे नहीं, तो ये 2 - √3। आप जानते हैं √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ये 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, दोबारा मैं रिपीट नहीं कर सकता, आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं। ठीक है, एक वाला मैंने खोल के बता दिया आपको, दूसरा उसका अपोजिट सिंबल के साथ आएगा, बस एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव आएगा, और दोनों √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 जुड़ के 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये बहुत आसान है। ठीक है, देखिए क्या दे रहा है आपको, दे रखा है यहां पे 5 प्लस में √11 प्लस में √19 प्लस में 29 है रूट के अंदर, प्लस में √49, ये दे रखा है। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा 7 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, √36, 36 का रूट निकालेंगे 6, तो ये 9 और 6 25 का 5, 11 5 16 का रूट निकालेंगे 4, 5 और 4 9, यानी फाइनल आपके पास √9 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इस सवाल का परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, यही क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो। तो सीधी सी बात है, यहां पे निकालना क्या है, 270, 675 और 1215 का आपको HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, 270, 675 और 1215। HCF निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, अभाज्य गुणन, प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप भाग विधि से कर सकते हो, लेकिन सबसे जो आसान मेथड लगता है इस बड़ी संख्याओं में वो ये है कि जो आपको नजदीकी संख्याएं लग रही है ना, पहले उनका अंतर लीजिए। ठीक है, तो नजदीकी संख्याएं, तो इनमें तो बहुत ज्यादा अंतर है, यही नजदीक है तो इनका अंतर ले लीजिए। 5 में 0 गई, कितना बचेगा, 5 बचेगा, अंतर ले रहे हैं। 7 में 7 गई 0, ठीक है, 6 में 2 गई 4, 405, इनका अंतर लिया, कितना आएगा, 405 आएगा। अब देखिए दोस्तों, HCF का मतलब क्या है, मैसेप का मतलब है कि वो संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे देगी। हमने क्या किया, 675 और 270 का अंतर लिया, कितना आएगा, 405। जाहिर सी बात है, अगर आप 270, 675, 1215 का HCF निकालेंगे तो जो HCF आएगा वो इन तीनों संख्याओं से छोटा आएगा। बात आ रही समझ में, लेकिन 405 तो इनसे बड़ा है, तो क्या 405 270 को भाग दे सकता है, नहीं दे सकता, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो फिर सर क्या करें, तो आपको करना क्या है, इस 405 के फैक्टर कीजिए, बड़े से बड़े फैक्टर। तो करना कि 135 के बड़े से बड़ा फैक्टर कीजिए। तो आप जानते हैं 135 गुणा में जो 3 है, 135 गुणा में 3 बराबर 405 होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है, 135।
तो हम 135 को चेक करेंगे। 135 270 को भाग दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 135 675 को भाग दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। 135 गुणा में 2 270, 135 गुणा में 5 675 और 135 गुणा में 9 1215, यानी 135 है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 135 ही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमने क्या कर दिया, दो नजदीकी नंबर थे उनका अंतर लिया, कितना आया 405। 405 तो हमें पता लगा कि इनको भाग नहीं दे सकता, तो हमने 405 के भी फैक्टर कर दिए और सबसे बड़े फैक्टर को पहले चेक किया। अगर मान लीजिए 135 से भाग नहीं जाता तो 135 के भी बड़े से बड़े फैक्टर करते, फिर उनको चेक करते चलते, क्योंकि HCF का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या। बात आ रही समझ में? तो आपको इस प्रकार से चेक करके डायरेक्ट आप आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी की हैं। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि जो पुस्तकालय है इसमें कुल मिलाकर 100 किताबें हैं। कितने किताबें हैं दोस्तों? टोटल जो बुक हैं वो 100 हैं। टोटल जो बुक हैं वो कितने हैं दोस्तों? 100। इसमें से 40% कौन सी हैं दोस्तों? अंग्रेजी की। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, जो शेष पुस्तकें हैं उनकी 40% इनने। भाई 100 में से 40 तो अंग्रेजी की हैं, बच गई कितनी दोस्तों? 60। ये शेष कितनी रह गई? 60% रहेगी। भाई 100 में से अगर 40 अंग्रेजी की हैं तो शेष कितनी? 60। इस 60 का 40%, इस 60 का 40% कितना दोस्तों? 24। ये किताबें 24 किसकी हैं? हिंदी की हैं। अब 60 में से 24 निकाल दोगे तो कितना बचेगा दोस्तों? क्या 36 नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। ये 36 किताबें किसकी हैं? उड़िया में हैं। ये उड़िया भाषा की किताबें हैं। ठीक है, सवाल में दे के रखा है, यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो, हिंदी की संख्या कितनी है? 24, और 24 यूनिट का मान बराबर दे रखा है 4800 के, तो 1 यूनिट का मान क्या 200 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपसे पूछा है कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? टोटल पुस्तक 100 है, तो इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, तो 20,000 पुस्तकों की संख्या है यहां पे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल। टोटल पुस्तकें कितनी हैं दोस्तों? 20,000 पुस्तकें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहे कि एक बाल्टी जब 66.2/3% की तुलना में 80% भरी है, यानी एक बार इसमें पानी अगर मान लीजिए 66.2/3% भरी है, और यदि हम इसको 80% बढ़ा देते हैं, कोई बाल्टी है, मान लीजिए ये बाल्टी है, पहले इतनी भरी है और इतनी भरी है, तो इसमें कितना पानी है? 66.2/3% पानी है। हमने इसको बढ़ा दिया, यहां तक कर दिया, अब इसमें कितना पानी है? 80% पानी है। तो कह रहा है कि जब इसको 66.2/3% से बढ़ा के 80% किया, तो हमने पाया कि इसमें 2 लीटर पानी ज्यादा आ पा रहा है। यानी कि जब यहां तक 70 था ना पानी का, तब पानी का प्रतिशत कितना था? 66.2/3%। हमने जैसे ही 2 लीटर और डाला, इसका टोटल प्रतिशत कितना हो गया? 80%। यानी कि आप मोटे तौर पर यह समझिए कि 80 में से आप पहले 66.2/3% घटाइए, तो 80 में से 13 से 1/3, 13 से 1/3 आएगा, तो 13 सही 1/3% का मतलब है 2 लीटर। क्योंकि जैसे ही हमने इस बाल्टी में 2 लीटर पानी और डाला, तो पानी का जो स्तर है वो 66.2/3% से बढ़कर 80% हो गया। तो भाई 66.2/3% से 80 में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 67, और 67 13 कितना? 80, यानी 13 से 1/3% बराबर है 2 लीटर के। पूछा है कि बाल्टी की क्षमता कितनी है, तो बाल्टी की क्षमता कितनी होती है? 100% होती है। तो 1% का मान निकालेंगे तो 2/13 39 और 1 40, 40 ऊपर 3 हो जाएगा, और 100 लीटर का यानी 100% का मान निकालेंगे तो 100% गुणा में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आएगा दोस्तों? 15 लीटर। तो बाल्टी की जो क्षमता है वो कितनी है? 15 लीटर इसमें पानी आ सकता है। क्लियर होगी बात? चलिए
आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक ठोक दिया करो आते ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे ऑप्शनों में अनुपात तो 5:6 का है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। 6 जोड़ के देख लो, आसानी संख्याएं हैं, ठीक है। 10 जोड़ के आप अनुपात चेक कर लेंगे कि भाई 7:8 किस ऑप्शन में हो रहा है, तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। नहीं तो संख्याएं मान लेते हैं भाई 5x और 6x, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया 6, तो ये रेशियो कितना हो गया 7:8। 8 पंजे 40x प्लस में 48, ये 36x 42x, 7 6 की 42, 7 6 की 42x प्लस में 56, ये 40 इधर जाएगा 2x बचेगा, ये 48 इधर जाएगा तो 8 बचेगा। x का मान कितना आएगा 4, तो 4 पंजे 20 और 4 6 का 24, 20 और 24, ऑप्शन 20 सवाल का आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लो, डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये सवाल है आयु संबंधी। कह रहा है कि जब मां की आयु 43 वर्ष थी तब पुत्र और मां की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। एक बात बताइए, अगर मां की आयु 43 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों, आप बताना जरा। तो आप कहेंगे सर पुत्र की आयु है उसमें 21 वर्ष का अंतर है। मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। मां 43 वर्ष की है तो पुत्र की आयु 43 माइनस 21 कितना दोस्तों 22 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी आएगी 22 वर्ष आएगी कि नहीं आएगी। आगे क्या कह रहा है, यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु कितनी आएगी दोस्तों। पिता की आयु, जो पिता है मां से 3 वर्ष बड़े हैं यानी 46 वर्ष आ जाएगी। पिता की आयु कितनी है 46 वर्ष। अब दे क्या रखा है, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, 50 वर्ष कब होगी 4 वर्ष बाद, 50 वर्ष होगी 4 वर्ष बाद होगी। तो कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अभी जो अंतर है वही अंतर सदा रहेगा। एक बात बताइए, मां और बेटे में कितने का अंतर आयु का 21 वर्ष का, तो जितना साल आयु मां की बढ़ेगी उतने ही साल क्या पुत्र की नहीं बढ़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिता की आयु तो बढ़ रही है और पुत्र की आयु बढ़ ही नहीं रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आयु का अंतर हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों ही बढ़ती हैं। तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट अंतर लीजिए, पिता और पुत्र की आयु का अंतर ले लीजिए, बस कितना आएगा 24 वर्ष, ठीक है। और यही सवाल का आंसर, घुमा रखा है बस ये कि पिता की आयु जब 4 वर्ष बढ़ के 50 वर्ष हो जाएगी तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्या होगा, अंतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक बात बताइए, आप में और आपके पिता में आज मान लीजिए 10 साल का अंतर है आयु में, तो 50 साल बाद भी कितने का अंतर रहेगा 10 साल का ही रहेगा। बात आ रही समझ में, जब तक पिता और पुत्र दोनों जिंदा हैं। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है समय और कार्य से। कह रहा है कि ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, सी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में। तो सबसे पहले फटाफट टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 60 आएगा। इनकी हम क्षमता भी निकाल लेते हैं, तो आएगी 6 4 3। क्लियर होगी बात। क्या कह रहा है, ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया। पहले काम किसने किया दोस्तों, ए और बी ने। कितने दिन 4 दिन। ए और बी मिलकर एक दिन में 10 काम कर सकते हैं, 4 दिन में कितना काम किए होंगे 40 कार्य किए होंगे। टोटल काम 60 है, 40 काम हो चुके हैं, तो कितना काम और करना होगा 20 काम और करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि इस काम को करने के लिए ए के स्थान पे सी आ गया, यानी अब कौन कर रहा है बी और सी। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 7, तो 20 काम कितने दिन में करेंगे, तो 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 दिन, 2 सही 6/7 दिन का ये समय लेंगे, 2 सही 6/7 दिन का ये समय लेंगे। बात आगे समझ में। कह रहा है कि काम को पूरा होने में कितने दिनों का समय लगा पूरा काम, तो भाई 4 और 2 6, ठीक है। 6 सही 6/7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 48/7 दिन, ठीक है, 48/7 दिन। तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तय करना चाहता है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बात बताइए, एक व्यक्ति है यहां से चलता है, यहां से ए पॉइंट से 50 किलोमीटर बी पॉइंट पर जाता है। कितना चल रहा है दोस्तों? 50 किलोमीटर। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताइए, अगर ये रास्ते में कहीं भी ब्रेक ना ले तो समय कितना लगना चाहिए? इसको समय लगना चाहिए, आप कहेंगे सर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी इसको 4 घंटे का समय लगना चाहिए, 4 आवर्स का समय लगना चाहिए। बात आगे समझ में। लेकिन कर क्या रहा है ये? प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट का इंतजार कर रहा है, यानी विश्राम कर रहा है। तो एक बात बताइए, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा, यानी वेट करेगा, कितनी बार विश्राम करेगा? तो यहां से चलेगा 12.5, एक बार 12.5 चलेगा यहां पे, फिर दूसरी बार, ठीक है, यहां पे 12.5 करेगा, फिर तीसरी बार 12.5 करेगा। कितना हो गया? 12 × 36 और 1 37, 37.5 किलोमीटर चल गया। अब जब चौथी बार ये जाएगा तो डायरेक्ट अपने प्रस्थान स्थान पे ही पहुंच जाएगा, यानी यहां पे विश्राम चौथी बार नहीं करेगा, विश्राम केवल 3 बार करेगा। कितनी बार करेगा? 3 बार। यही गलती हम करेंगे दोस्तों। आप क्या करेंगे? 50 को 12.5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4 बार। तो आप कहेंगे सर 4 बार विश्राम करेगा, एक बार में 20 मिनट का टाइम ले रहा है, 4 बार में 80 मिनट फालतू लेगा। नहीं नहीं नहीं, रास्ते में विश्राम वो 3 बार करेगा, चौथी बार तो अपने गंतव्य पर पहुंच ही जाएगा, तो वो विश्राम काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने डायरेक्ट स्थान पर पहुंच ही चुका हूं। रास्ते में मैं 3 बार इंतजार करूंगा, हर इंतजार पर, हर विश्राम पर 20 मिनट का मैं गैप ले रहा हूं। तो दोस्तों कितना घंटे? 60 मिनट का टाइम ज्यादा लेंगे, यानी 1 घंटा ज्यादा लेगा, तो टोटल समय यहां पे 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आपको यहां पे 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सवाल देख लीजिए क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 5 घटा दिया जाए तो 36, 48, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैं यहां पे ऑप्शन लिख देता हूं सबसे पहले आपको समझाने के लिए। इस सवाल को डायरेक्ट करेंगे, आप भी समझ गए होंगे कैसे करेंगे, ठीक है। नहीं समझे तो भाई आप समझ जाओगे। नन ऑफ दीज कह रहे कि इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें यदि आप 5 घटा दोगे ना तो जो बची हुई संख्या होगी वो 36, 48, 21 और 28 से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। तो हम क्वेश्चन में जैसा दिया गया वैसे कर लेते हैं, 5 घटा देते हैं। तो 5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1008। ये कितना बचेगा? 1003। और ये 9998 ये बचेगा। ये संख्या है आपके पास। इनमें से एक संख्या ऐसी है जो 36, 48, 21, 28 से पूरी पूरी भागे जाती है। तो एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 36 से भाग जा रही है तो क्या वो 3 से भाग जाएगी? यस डेफिनेटली। तो भाजकता का नियम चेक कीजिए, क्या ये आपका आंसर हो सकता है? नहीं। 9 और 9 18 और 8 26, क्या ये आपका आंसर हो सकता है? नहीं। केवल ये आंसर हो सकता है क्योंकि 8 और 1 9, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जा रहा है, तो संख्या भी 3 से भाग जाएगी। तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप जानते एक बात बताइए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है n का रूट है, यहां पे ऑर्डर a है, तो आप इसको लिख सकते हो n की पावर 1/a, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 है, इसकी पावर है 1/3, ठीक है। दूसरा है 6, इसकी पावर है 1/4, ठीक है। 15 है, इसकी पावर है 1/6 और 245 की पावर कितना है? 1/12। अब क्या करें? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबकी पावर इक्वल करेंगे। पावर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? हम
3 4 6 12 कैल्शियम लेंगे तो 3 4 6 12 कैल्शियम कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो आपको सबकी होल पावर कितनी कर देनी है, 12 कर देनी है। इसकी होल पावर 12 कर देंगे, इसकी भी होल पावर 12 कर देंगे, इसकी भी होल पावर 12 कर देंगे, इसकी भी होल पावर 12 कर देंगे। 12 करेंगे तो 3 से कटेगा 4 की पावर 4, ये कितना आएगा 6 की पावर 3, ये आएगा 15 की पावर 2, ये आएगा 245 की पावर 1। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। ये कितना होगा 216, ये होगा 225 और ये होगा 245। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 256। तो आप जानते हैं कि भाई √4 और का ऑर्डर 3, ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैथ का सेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है। तो आंसर आएगा दोस्तों माउस। माउस एक पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस दोनों है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है। प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो आप सभी जानते हैं ट्रैक बॉल क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन 20 सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किस लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन पे आपको प्रयोग बताना है, किस कारण किया जाता है। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खालिस्तान के लिए होता है। तो दोस्तों जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग के लिए होता है। कंप्यूटर गेम करने के लिए, कंप्यूटरिंग गेम के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों ट्रैक बॉल का प्रयोग कैम वर्क स्टेशन में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। पीडीए नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ क्या है। यानी आपको पीडीए की फुल फॉर्म यहां पे बतानी है। तो पीडीए की फुल फॉर्म है दोस्तों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए। ठीक है, जो कि एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर और टच स्क्रीन। तो दोस्तों बारकोड रीडर जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों को बारकोड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है उसे क्या कहा जाता है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है उसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, OMR। अगला क्वेश्चन है, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। तो दोस्तों OMR शीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MICR मेलियन इंस्ट्रक्शन। MICR में C का प्रयोग किस लिए किया जाता है, नहीं C की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन C, करेक्टर। ठीक है, करेक्टर। तो दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। आइए दोस्तों रीजनिंग सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इतना ही करना चाहूंगा, लाइक किया करो दोस्तों। ठीक है, वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है दोस्तों। लाइक करने से आपका पैसा नहीं जाता बिल्कुल भी। ठीक है, तो लाइक करो, सपोर्ट करो। चलिए रीजनिंग को स्टार्ट करते हो। रीजनिंग को हम वर्बली सॉल्व करेंगे, पेपर में आएगी तो भी आपको वर्बली सॉल्व करना, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहला ही सवाल है,
ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें आपको एनालॉगी सादृश्यता का क्वेश्चन है ये 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ट्यूलिप का संबंध अगर फूल से है तो भिंडी का संबंध किससे है। आप सभी जानते हैं ट्यूलिप क्या है, एक फूल है, तो भिंडी क्या है दोस्तों, सब्जी। तो ऑप्शन सी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है फिलिक। अब जो फिलिक है FLIC के, फिलिक को क्या लिखा है दोस्तों, LDJMG। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो के है ये आखिरी लेटर है, के को एल लिख दिया, यानी फर्स्ट लास्ट वाले को फर्स्ट पे, फिर इस प्रकार से एक एक बढ़ा के इसमें लिखा गया है LDJ, एल का M और F का G, एक एक बढ़ा के लिखा है। इसी प्रकार जो ट्रिप है दोस्तों TRIP है, ट्रिप को क्या लिखेंगे, P का Q आएगा, पहला लेटर Q किस में है, ऑप्शन बी और सी में है। आखिरी लेटर T का U आना चाहिए। ठीक है, पूरा सोल्व कर देते हैं, JRS, तो QJSU, ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 34 का संबंध करा है 12 से है, तो वही संबंध आपको बताना है 29 का किससे। तो 34 में अगर आप देखें तो 3 और 4 का गुणा कितना होता है, 12, तो 29 में 9 और 2 का गुणा कितना होगा, 18। क्या 18 ऑप्शन में है, यस, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन के हैं 3। पहला क्वेश्चन है भाई, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और मोर। तो आप सभी जानते हैं घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली ये क्या है, जानवर हैं, पशु हैं, जबकि मोर यहां पे क्या है, पक्षी है, तो मोर क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। आगे कह रहा है कि 19-23 FMTA, तो FMTA ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, AGMS, ऑप्शन डी क्या है, DJPV, और ऑप्शन सी क्या है, GMSY। तो ध्यान से देखें तो यहां पे 6 से 13 प्लस 7, 13 से 20 प्लस 7, 20 से 27 प्लस 7, यहां पे 1 से 7 प्लस 6, 7 से 13 प्लस 6 प्लस 6, 6 से 4 से 10 प्लस 6, 10 से 16 प्लस 6 प्लस 6, यहां पे भी प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 3 में तो प्लस 6 से आगे बढ़ रही है सीरीज, और ऑप्शन ए में +7 है, तो अलग क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको संख्याएं दे रखी हैं 19, 23, 31 और ऑप्शन डी है 49। तो आप सभी जानते हैं 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि यही पूर्ण वर्ग संख्या, बाकी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल है, उसमें दे रखा है 16, 64, 36 और 84। तो आप देख पा रहे हैं 16 भी वर्ग होता है, 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 84 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर से लिया गया है, कहा गया है कि साकृति में कितनी त्रिभुज हैं। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी तो नहीं है इस सवाल में। ठीक है, सवाल किस प्रकार से है, कह रहा है कि यह आकृति है, ठीक है, और यहां पे इस प्रकार से ये बनी हुई है डिजाइन, और यहां पे इस प्रकार से ये डिजाइन बना हुआ है। इसमें आपसे ट्रायंगल पूछा है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए इस प्रकार क्या कर दी, तो हम पढ़ चुके हैं, ये होती है, कितनी होती है इसमें, 3, इसमें भी कितनी है, 3। इन लाइनों से क्या कोई ट्रायंगल कंप्लीट होगा, नहीं होगा, तो टोटल ट्रायंगल कितनी है, 6। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 6 होगा। अगला सवाल है, ये आयत से संबंधित है भाई। आयत में क्या कह रहा है, ये तो इतना ही है सर, और ये 1, 2 और 3। आप मुझे बताइए अगर इस प्रकार की आकृति होती है तो उसमें आयत कैसे काउंट करते हैं, नंबरिंग 1, 2, 3, इधर 1, इनका एडिशन लेते हैं, 3, 2, 5 और 1, 6, और इधर 1 है, तो 6 एकम 6, तो इसमें आयत कितने हो गए, 6। ये कितना है, 1, 6 और 1 7, और एक कंप्लीट है, तो 7 और 1 कितना दोस्तों, 8। इसमें रेक्टेंगल कितने हैं, 8 हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बात आ गई समझ में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल डाइस का क्वेश्चन है,
लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड और जनरल डाइस नहीं है, क्योंकि इसमें 7 भी है, 9 भी है, 6 भी है। यहां पे आपके कंसेप्ट काम आते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आकृति को हम ध्यान से देखें, आकृति में बना देता हूं एक बार थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये 2 आकृति आपको दी गई हैं और इसमें दे क्या रखा है दोस्तों, 5 7 9, और दूसरे में दे रखा है 6 9 3। तो हम देख रहे हैं 9 यहां भी कॉमन है, 9 यहां भी कॉमन है। कॉमन नंबर को ऊपर नीचे राइट डाउन कर दो, क्लॉकवाइज नंबरों को अरेंज कर दो, 9 से 5, 5 से 7, 9 से 3 और 6। पूछा क्या है, 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत क्या जाएगा, 5। तो 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस, ठीक है। अगला सवाल है, उसमें भी डाइस ही है, तो एक बार फिर से मैं बना देता हूं ताकि समझाने में आसानी रहे मुझे, क्योंकि वैसे आपको पता दिखेगा, देखोगे कहीं बता कहीं रहा, तो यहां पे मैं बना ही देता हूं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। 4 6 3 है, 4 6 3 है, 2 4 5 है और 6 2 7 है। तो हम ऐसी 2 आकृतियों को पकड़ेंगे जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो। जैसे यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, इसमें भी कंपेयर कर सकते हो 4 4 का, बात एक ही है। तो यहां भी 4 कॉमन है, यहां भी 4 कॉमन है। 4 से क्लॉकवाइज 6 3, यहां से 4 से 5 2, ठीक है। पूछा क्या है, 4 के विपरीत, तो 4 का विपरीत यहां पे पता नहीं लग रहा, लेकिन एक बात बताइए, ऑप्शन में 3, क्या 3 आपका आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो तो 2 का विपरीत है। क्या 7 ही आंसर आएगा, 4 का विपरीत क्या बच गया, फिर 7 बच गया, और 7 ही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, बात आगे समझ में, कुछ भी नहीं है, केवल कंसेप्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कॉमन नंबर को कैसे ले लिया, कैसे अरेंज कर दिया, ये हम कोर्स में बताएंगे, यहां पे नहीं बता सकते क्योंकि टाइम फिर बहुत ज्यादा खप हो जाता है। यहां पे बात आ रही समझ में, बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाता है भाई, ना चाहते हुए भी वीडियो लंबी बन रही है, बनेगी तो क्या करें। अगला सवाल है दर्पण का। मिरर इमेज है, जो ये आकृति है ये इस प्रकार से बनी हुई है दोस्तों, आपको दिख रही है, ये इस प्रकार से बनी हुई है। तो एक दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी बस इसकी, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो ये बनेगा इस प्रकार से, फिर सर्कल और फिर ये तीर का निशान, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसा दिया है ऑप्शन ए में, तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आकृति पूरी करना है, तो क्लियर नजर आ रहा है, ऑप्शन डी क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग और कटिंग। तो पेपर फोल्डिंग कटिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, नंबर 2 आकृति, पर्सन आकृति को ध्यान से देखिए, पहले कह रहा है कि ये था, हमने पेपर को ऐसे मोड़ा तो हमारे पास ये आकृति बन रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हमने यहां से ये भी मोड़ दिया, तो जब आप इसको मोड़ दोगे तो ये इस प्रकार से नहीं बनेगा क्या, जब आप इसको यहां से अंदर मोड़ दोगे तो आपके पास ये आकृति बनेगी, ये वाली, यहां से इतनी और ये ऐसे जाएगी। बात आगे समझ में। अब हमने क्या कर दिया, यहां पे 2 कट लगा दिए। अब आपको बताइए, ये जो पोर्शन अंदर है, जब आप इसको अंदर करेंगे तो इस पे भी तो कट आएंगे, तो जब आप इसको ओपन करोगे, वापस इसको ओपन करेंगे दोस्तों, तो जब आप इसको ओपन करेंगे इस प्रकार से, तो यहां पे 1 2 और ये 3 और ये 4 ऐसे नजर आएंगे, क्योंकि ये 2 जब आप ओपन करेंगे, वापस देखो आपने यहां से फोल्ड किया तो इस प्रकार से आकृति दी, फिर आपने यहां पे कट लगा दिए। जब ओपन करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन जो आपने फोल्ड किया था ये भी तो बाहर आएगा, तो इसके साथ ये कट भी बाहर आएंगी, तो ये आकृति नजर आएगी। फिर आप इसको ओपन करेंगे इस प्रकार से, जिस डायरेक्शन में आपने फोल्ड किया है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में हम ओपन करते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये जो 4 पॉइंट है ना दोस्तों, इस प्रकार से आपकी ओपन होगी, ये 4 पॉइंट यहां पे चले जाएंगे, और ऐसा किस में दिया गया है, ऑप्शन सी। तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगली आकृति में क्या है, मिसिंग नंबर है। तो आपको पता है 59 बड़ी संख्या है, तो डेफिनेटली मल्टीपल का ही रोल रहा होगा। तो अगर हम 7 दूनी 14, 8 संख्या 48, 48 14 तो 59 नहीं बनेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे उल्टा सुल्टा कर लें, 7 का गुणा 6 से करें प्लस 8 का गुणा 2 से करें, तो 7 6 की 42, 8 दूनी 16, 42 और 16 58 होते हैं। अच्छा जी, आगे 4 गुणा में 3 करें, 5 गुणा में 6 करें, तो 4 3 12, 6 5 30, 30 और 12 42, लिखा कितना है 43। यहां पे 42 आ रहा है,
यहां पे 58 है, जबकि लिखा कितना है 59 और 43। तो हम देख रहे हैं इनका जो मल्टीपल था उनको ऐड किया, 7 6 42, 8 दूनी 16, जोड़ेंगे 58 आएगा। 58 में एक और प्लस कर दिया +1, तो यहां भी +1 कर दीजिए, तब आपका 43 आ रहा है। तो आगे क्या करेंगे दोस्तों, 6 गुणा में 3 प्लस में 5 गुणा में 8, तो 6 × 18, 8 × 5 40, 40 और 18 58, प्लस में 1 करेंगे तो 59 ही इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कह रहे कि सोल्डरिंग शब्द है, इनमें दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, सोल्डरिंग है और एक शब्द ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? सोल्डरिंग में आपको, सोल्डरिंग जो शब्द है इसमें कहीं भी आपको ए नजर आ रहा है? सोल्डरिंग जो शब्द है क्या इसमें ए नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। जबकि ऑप्शन सी जो आपको यहां पे बताया गया है स्लैंग, इसमें ए का प्रयोग हुआ है, तो यही शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला है वेन डायग्राम, सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांड। आप जानते हैं सूर्य एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों ही किसका पार्ट हैं? ब्रह्मांड का पार्ट है। इसलिए इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितने सफेद जूते कसे हुए नहीं हैं? जूता होना चाहिए, सफेद भी होना चाहिए, लेकिन कसा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नंबर जो जूता और सफेद दोनों में कॉमन हो, लेकिन कसे हुए वाले में कॉमन ना हो। तो आप देख पा रहे हैं 7 जो नंबर दिख रहा है, जूते में भी है, सफेद में भी है, लेकिन एक कसे हुए में नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पे 7 जूते सफेद हैं जो कसे हुए नहीं हैं। क्लियर होगी बात? अगला सवाल है सिलोगिज्म से, तो डायरेक्ट डायग्राम बनाइए। कुछ नीले काले हैं, तो नीले भाई, कुछ नीले क्या हैं? काले। आगे कह रहा है कि कुछ काले लाल हैं, कुछ लाल नीले हैं, तो कुछ लाल क्या है दोस्तों? नीले हैं। आप जानते हैं लाल और काला यहां पे क्या है? आइदर और है, इनके बीच में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। निष्कर्ष, कुछ काले लाल हैं, कुछ काले लाल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। जहां पे आपको डाउट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस प्रकार का निष्कर्ष, अकेला निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, कुछ नीले लाल हैं, तो कुछ नीले डेफिनेट रूप से क्या है? लाल हैं, तो केवल 2 निष्कर्ष यहां पे सही है। क्लियर होगी बात? अगला सवाल सेम वेन से सिलोगिज्म से डायग्राम बनाएंगे और डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे। क्या दे रखा है भाई? कह रहा है कि कुछ दरवाजे, सभी दरवाजे दीवार हैं। अगर सभी दरवाजे दीवार हैं तो सभी दरवाजे किसके अंदर आएंगे? दीवार के अंदर आएंगे। आगे कह रहा है कि कोई दीवार कुर्सी नहीं है। कोई भी दीवार क्या नहीं है दोस्तों? कुर्सी नहीं है। किसी भी दीवार का संबंध कुर्सी से नहीं है। अगर दीवार का संबंध कुर्सी से नहीं है तो दोस्तों दरवाजे का संबंध भी कुर्सी से नहीं है। बात आगे समझ में? क्यों? क्योंकि दरवाजे का डायग्राम तो इसके अंदर बना हुआ है, अगर इसके बराबर भी रहता तब भी दरवाजे का संबंध कुर्सी से नहीं बनता। निष्कर्ष, कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं, कुर्सियों का संबंध दरवाजे से बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या है? गलत है। कोई दीवार कुर्सी नहीं है, कोई दीवार कुर्सी नहीं है, कोई भी तो दीवार कुर्सी नहीं है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी ही, निष्कर्ष 2 ही यहां पे क्या है? सही है। ठीक है, अगला सवाल ब्लड रिलेशन से लिया गया है। दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे और डायरेक्ट आंसर पे टिक कर देंगे। सोचना नहीं है, दिए गए डाटा के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करते चले जी। आप सोचेंगे कैसे करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए फटाफट सवाल देख रहा है, डाटा दिया है, सोल्व कर दो। अमित सुमित का भाई है, तो अमित है, ये भाई है किसका? भाई सुमित का। भाई है तो पैरेलल पीडी में आएंगे, समानांतर पीडी में। भाई है तो मेल पर्सन, वृक्क का निशान। सुमित पंकज का पुत्र है, सुमित है ना, ये पुत्र किसका? पंकज का। तो पंकज जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा,
और पंकज इनका पिता है, तो पंकज अमित का भी पिता है। अच्छा जी, पंकज है वो मैंग का पिता है, सुमित पंकज का पुत्र है, सुमित है पंकज का पुत्र था, और पंकज ये है मैंग का पिता। यही पिता है किसका? मैंग का भी। मैंग का भी पिता कौन है? पंकज है। तो ये आपस में तीनों क्या हुए भाई हुए। मैंग अमित से किस प्रकार संबंधित? अरे भाई तो हैं ये, सिंपल सवाल है, घुमा रखा है। ठीक है दोस्तों, आपस में तीनों ही क्या है ये, अमित, सुमित और मैंग आपस में क्या है? तीनों भाई हैं दोस्तों, जबकि पंकज इनका क्या है? पिता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा, यह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है। यानी कौन कह रहा है? अमन कह रहा है। अमन कह रहा है कि महिला की ओर, कि ये जो महिला है, मान लीजिए यहां पे कोई महिला खड़ी है, ठीक है, ये कोई महिला है, इसकी ओर इशारा कर रहा है कि ये जो है ना मेरी पुत्री, किसकी पुत्री? अमन की पुत्री। अमन की पुत्री भाई के पुत्र, इसका पुत्र भाई की माता है। अरे समझ में नहीं आया? अमन क्या कह रहा है कि ये जो महिला है ना, ये मेरी पुत्री के पुत्र की माता है। तो ये जो महिला है, ये यही तो महिला है, कि ये जो महिला है ये मेरी पुत्री के पुत्र की माता है। तो ये महिला यही है, यानी जो महिला है ये अमन की क्या है? पुत्री है। तो अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो अमन उस महिला का क्या लगता है दोस्तों? पिता लगता है। अमन इस महिला का क्या लगता है? पिता लगता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं किसी महिला की ओर की जो महिला है मेरी पुत्री के पुत्र, यानी कि मेरा दोहिता, मेरी पुत्री का पुत्र मेरा क्या लगेगा? दोहिता। और मेरे दोहिते की मां कौन होगी? मेरी पुत्री ही तो होगी। सिंपल सवाल है, लॉजिक लगाइए, आपके आसपास जो रिश्ते हैं उन पे कनेक्ट कीजिए इनको। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? बहुत आसान सवाल है ये तो। ठीक है, आकृतियां बढ़ती जा रही हैं, सीरीज का क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो यहां पे जो आपको आकृतियां नजर आ रही हैं, पहली में तीर नीचे की ओर 2, फिर 3 हुए हैं, फिर 4, फिर 5 और आगे कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन इनका मुंह किधर रहेगा? नीचे की ओर ही रहेगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में हम देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल था, कुछ नहीं इसमें, ट्राइंगल है, फिर वर्ग है, इसके नीचे एक लाइन खींची, फिर पंचभुज है, पंचभुज है, और इसके नीचे इस प्रकार से फिर ऐसे बढ़ाएगी। तो आगे क्या होगा दोस्तों? षष्ठभुज आएगी, और षष्ठभुज आएगी तो षष्ठभुज तो आएगी ही आएगी, ये लाइन ऐसे, फिर ऐसे, और अब कहां बढ़ेगी दोस्तों? ऐसे बढ़ेगी। तो ऐसा किस में दिया गया है? केवल ऑप्शन बी में। तो यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है 41 से 43, 46, 51 और 58। तो 41 से 43 प्लस 2, 43 46 प्लस 3, 46 51 प्लस 5, 51 58 प्लस में 7। तो 2 3 5 7 ये क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 3 5 7 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या आती है? 11। तो 58 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों 69 इस सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 इस सवाल का क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अब जीके की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिल्ली पुलिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं भारत का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने की थी? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जिसकी जो समय है गाने का वो है 52 सेकंड। इसके जो रचयिता हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गति वायु में सबसे तेज होगी?
प्रकाश, ध्वनि, हवाई जहाज या रॉकेट? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं वायु में सबसे तेज गति इनमें से प्रकाश की होगी, लाइट की। अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में किस भारतीय ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, रजत पदक प्राप्त किया था? तो आप सभी जानते हैं इसको, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तार लाइन बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम तार लाइन किसके बीच में, किन दो शहरों के बीच में बिछाई गई थी? तो दोस्तों प्रथम तार लाइन डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच में बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, पीपीएफ का पूरा नाम क्या है, यानी पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीपीएफ की फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो दोस्तों कंप्यूटर इंप्यूटिंग करता है, इम्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिहीन होता है, इसलिए वो समझ नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन मेगा पाटेकर के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान ने, बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रमुख, एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है दोस्तों? तो एस्कोर्बिक अम्ल। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि एस्कोर्बिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, यानी कौन सा विटामिन है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कौन सा है, जरूर कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को हमेशा रखा जाता है, चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में संरक्षित करके रखा जाता है, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों पोंगल त्योहार तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंटों में सबसे अधिक व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड दोस्तों आप सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर के पास है। 2003 में इन्होंने ये कारनामा किया था दोस्तों, 600 से ऊपर रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से निकाला जाता है या भूमि के नीचे पाया जाता है? तो दोस्तों मूंगफली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, परभक्षण की निम्नउक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? परभक्षण की निम्न परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परपक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, सिंह और हिरण, सिंह और हिरण। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार दोस्तों नरेंद्र कपानी ने किया था, नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों अगर सफ़ेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में उसको डिवाइड करना है तो उसको प्रिज्म से होकर गुजारना पड़ेगा, ऑप्शन डी
सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, अस्त्र मिसाइल वार करने में सक्षम है। मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र। अस्त्र मिसाइल वार करने में सक्षम है, यानी कहां से कहां वार कर सकती है। तो दोस्तों अस्त्र मिसाइल वायु से वायु में मार कर सकती है। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोसोम क्या होते हैं। तो एलोसोम दोस्तों लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है। तो दोस्तों जब बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है तो उस स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। यदि आय के उच्च स्तर पर हाईएस्ट लेवल पर कर की दर बढ़ा दी जाए तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों। इसे आरोही कर कहा जाएगा, आरोही कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर कर राज सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति कौन था। मदुरई दक्षिण भारत तमिलनाडु में पड़ती है दोस्तों। तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का सेनापति और कोई नहीं बल्कि मलिक काफूर था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, इसका कारण क्या है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें इसलिए फट जाती हैं क्योंकि दोस्तों पानी के पाइपों में संकुचन होता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है। तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, तांबा, जस्ता और निकिल। तांबा, जस्ता और निकिल इन तीनों धातुओं से मिलकर बनाई जाती है जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, एस्कोमा जनजाति कहाँ निवास करती है। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों कनाडा और अलास्का ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। टुंड्रा प्रदेशों में जनजाति निवास करती है जिसका नाम है एस्किमो। ठीक है, रेंडियर गाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं ये। अगला क्वेश्चन है, अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आर के नारायण की रचना है स्वामी, जो कि एक साहित्यिक पटकथा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है। यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्व अनुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आप सभी जानते हैं नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में खालिस्तान को पूर्व में खालिस्तान से जोड़ती है। तो दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में लेनिनग्राद को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। अगला क्वेश्चन है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की व्याख्या है, प्रावधान है? तो राष्ट्रपति आपातकाल में 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है, 352, 356 और 360। दोस्तों भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों भारत में तंबाकू सबसे ज्यादा तमिलनाडु में उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को दोस्तों इक्थोलॉजी कहा जाता है। इक्थोलॉजी कहा जाता है, इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के निमन सुल्तानों में से किसने इतिहासकारों ने विरोध आभासों का मिश्रण बताया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोध आभास का मिश्रण बताया। अगला क्वेश्चन है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान दोस्तों लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, राइटर हैं M.K. गांधी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक अरविंद घोष था। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा IAS भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज फतेहपुर सीकरी दोस्तों बीजापुर का गोल गुम्बज, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भ में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? दोस्तों कह रहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भ में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो दोस्तों विष्णु और शिव, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। सिप्रापत पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है यह कहां पर स्थित है? तो सिप्रापत पुलिस थाना जो संसार में सबसे उत्तम माना गया है यह दोस्तों जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? विलय की नीति भी जिसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसका प्रवर्तक और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना अगली वीडियो के नोटिस के लिए। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।